बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपसे डेली की तरह पहले तो ये अपील है कि अपनी क्लासेस में 100% पार्टिसिपेट करें आप, ठीक है। डेली जब आप लेक्चर सुनने बैठें तो फुली प्रिपेयर होके बैठें, ऐसे नहीं कि जैसे आजकल कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बच्चे बड़े इजी हो के साथ साथ टीवी देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं या लेटे हुए हैं, और ऐसा नहीं। आप बिल्कुल जैसे क्लास में आपने इरेक्ट होके बैठना था, बिल्कुल अटेंशन के साथ बैठना था, वैसे ही आप बैठें और अपने लेक्चर्स की तरफ फोकस करें। दूसरे नंबर पर बेटे अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं डेली आपको इम्फोसाइज़ कर रहा हूँ इस बात पे, डेली फोर्स कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि आपको समझ जाना चाहिए कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपने लेक्चर नोट्स आप ज़रूर बनाएं। आपके लेक्चर नोट्स बेस्ट हैं, उसके बाद आप यूनिक नोट्स देखें, उसमें से आपको एडिशनल एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। तीसरे नंबर पे हमारा आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था, पहले 2-3 मिनट ज़रा उसे रिवाइज़ करेंगे। डेली की तरह बेटे आप अपना प्रीवियस लेक्चर जो आपने नोट किया वो ओपन करके सामने रखिए, फिर मुझे सुनिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा गया था। लास्ट लेक्चर में बेटे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या था मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख देंगे कि किसी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है? मोस्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं। अच्छा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, मैंने कल भी फ्लो में ये बात बताई थी, लेकिन आज थोड़ा सा इसके ऊपर एम्फसाइज करूँगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है विद द लोन पेयर ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैंने कल भी इस बात को एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखता है किसके साथ? लोन पेयर के साथ। किसके लोन पेयर के साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशन के बाद हमने एग्जांपल्स, कंडीशंस की बात की। मैंने कहा था जी कि कंडीशन में आपके पास पहली कंडीशन तो यही है कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होना चाहिए एक मॉलिक्यूल के पास, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वही होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। एक्चुअली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और लोन पेयर के दरमियान एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, जो कि कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। खैर, ये तो इसकी कंडीशंस थी। आगे हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। पहली एग्जांपल हमने वाटर की देखी थी। वाटर का आपने जब भी एग्जांपल लिखनी है आपने ऊपर नेम बताना है, किस कंपाउंड की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है जी कि इसका स्ट्रक्चर बता दें जिस तरह मैंने लिखा था। फिर आप बता दें कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन कितने हैं, और उसके बाद आप बताना चाहें तो आप लोन पेयर बता दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर बताने के बाद आप बता दें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं। तो वाटर में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल थे वो 2 थे। इसी तरह आपने उसकी एग्जांपल देखी, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की एग्जांपल देखी। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में आपके पास पर मॉलिक्यूल जो है वो, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे। HF की आपने एग्जांपल देखी। HF में एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन था और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे, लेकिन इनके दरमियान बनने वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो भी एक ही था। इसी तरह हमने एग्जांपल आगे NH3 की एग्जांपल थी। मैंने आपसे कहा था आपने इसे खुद से ड्रॉ करना है, बनाना है, देखना है। तो NH3 में भी अमोनिया के पास 3 पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन तो मौजूद हैं, लेकिन लोन पेयर एक ही मौजूद है, लिहाजा इनके दरमियान भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब बेटा सम टाइम हम चीज़ों को समझ नहीं पाते कि जनाब वाटर में 2 क्यों हैं, HF में एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल क्यों है, अमोनिया में एक क्यों है। मुझे ज़रा बात समझा दें। हालांकि अगर वाटर के पास 2 हाइड्रोजन हैं तो वाटर का पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, अमोनिया में 3 है तो 3 बनने चाहिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्यों बन रहा है? HF में तो चलो एक है, एक ही बन रहा है, बात समझ आ रही है।
मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा और उस टेबल की मदद से हम इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप फोकस करेंगे तो चीज़ें आसान हैं। सम टाइम हम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे समझ नहीं आई मेरी बात, लेकिन केमिस्ट्री मैथ्स ये प्रैक्टिस हैं। आप 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी आपको। मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा और उस टेबल को डिस्कस करते हुए हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल सीखेंगे कि पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। तो बेटे सबसे पहले टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस टेबल के कुछ कॉलम्स बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। इस कॉलम में हम लिख देते हैं जी के नेम ऑफ मॉलिक्यूल, कि आप किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। सेकंड कॉलम में आप लिख दें कि अवेलेबल पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। उसके बाद आप लिख दें लोन पेयर कितने हैं, और उसके बाद आप लिख दें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। बेटा बहुत आसान है, थोड़ा सा सिर्फ आपने फोकस करना है समझने के लिए। मैं इसे कॉलम्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। सबसे पहले हमने वाटर की बात की थी, तो मैं यहाँ पे वाटर को ही डिस्कस करूँगा। H2O यानी कि वाटर, आप सिंपल वाटर भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी बना दूं तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं। अवेलेबल पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लोन पेयर कितने हैं ऑक्सीजन के पास, मॉलिक्यूल में 2 ही लोन पेयर हैं। एक हाइड्रोजन को 1 लोन पेयर रिक्वायर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आज भी स्टार्ट में यही बात की कि हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है विद लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 1 लोन पेयर रिक्वायर्ड होता है। 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही लोन पेयर मौजूद हैं, तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन लोन पेयर्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे और आपके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू 2। ये पर मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। लेट्स से सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ HF। शायद मेरी बात आपको थर्ड एग्जाम्पल में आके समझ आए। सेकेंड एग्जाम्पल बेटे HF के लिए है। तो HF मॉलिक्यूल अगर हम लिखें तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक तो फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, 3 लोन पेयर जो हैं वो मौजूद हैं। तो HF में अवेलेबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन कितने हैं, 1। अवेलेबल लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे 3। अब टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बनेंगे, हाइड्रोजन 1 है, लोन पेयर 3 है, लेकिन एक हाइड्रोजन 1 लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना पाएगा, बाकी लोन पेयर किसी यूज में नहीं आ रहे। तो इट मीन्स के नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 1 ही बनेंगे, क्योंकि 1 ही हाइड्रोजन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 कि 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा पर मॉलिक्यूल। मैं लास्ट में अपनी बात को समराइज भी करूंगा। 1 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, लोन पेयर 3 है, तो बाकी 2 लोन पेयर किसी यूज में नहीं आ रहे। इसी तरह अगर हम बात करें NH3 के लिए, NH3 को अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन अमोनिया। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर मौजूद है। अब जरा इसी के कॉलम को फिल करते हैं। नंबर ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 1। अब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन तो जरूर मौजूद है, लेकिन लोन पेयर 1 ही है। इसका मतलब तीनों में से 1 हाइड्रोजन ही लोन पेयर के साथ अपनी अट्रैक्टिव फोर्स बना सकेगा। इसका मतलब 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा,
एक से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो कितने हैं, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड लोन पेयर। दोनों अगर बराबर होंगे तो उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, या दोनों में से जो लीस्ट क्वांटिटी में होगा, जैसे हाइड्रोजन लीस्ट क्वांटिटी में 1 है, लोन पेयर ज्यादा है, लेकिन जो लीस्ट क्वांटिटी होगी उतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एक लोन पेयर बना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना। यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन ज़्यादा है, लोन पेयर कम है, तो जितना जो लीस्ट क्वांटिटी है, लोन पेयर कम है, तो आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये टेबल बनाने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि आप इजीली गेस कर सकें कि पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना डिपेंड करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और लोन पेयर की तादाद पे। ये बुक में तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको समझ आई हो तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। आप जब ई कैट एम डी कैट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको इस टेबल से एटलीस्ट एक MCQ ज़रूर पूछा जाता है कि बताएं कि फ़लाँ मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, या कोई और भी एग्जांपल दी जा सकती है। अगर आपको उस एग्जांपल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन और लोन पेयर पता है तो आप बड़ा ईजीली बता सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो ले जी, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हेडिंग पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज जी, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस of compounds containing हाइड्रोजन बॉन्डिंग, के वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है पहले नंबर पे, तो और दूसरे नंबर पे आपने उन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन भी बतानी है कि ऐसे कंपाउंड्स डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो पेज 85 पे सबसे पहले तो आपको इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी बेटे कोवैलेंट हाइड्राइड्स की। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट सब हेडिंग लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ of covalent hydrides। ले जी, ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। अब इसे सीखेंगे हम कि किस तरह इसे डिस्कस किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। अगर आप इस टॉपिक के फर्स्ट 2 और 3 लाइन्स देखेंगे, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, उन्होंने कहा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। और ज़रा अगर आप प्रिसाइज करके कहें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर के साथ पहले मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की जो है वो अट्रैक्शन है। ठीक है, अब वो कहते हैं जी अट्रैक्शन है तो इसका मतलब कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पे ये अफेक्ट करेंगी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? थर्म्स मीन्स हीट, तो हर वो प्रॉपर्टी जो हीट पे डिपेंड करेगी वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको साइड पे छोटा सा हिंट लिख देता हूँ कि सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी विल डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट्स ओनली। ठीक है,
और किस किस के बॉइलिंग पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे? ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A और ग्रुप 7A। आप सिर्फ इन ग्रुप्स के बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और इनके बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए भी अगर आप पेज 85 पे ही बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखें तो एक लंबा सा कॉलम आपको गिवन है जिसमें कुछ कंपाउंड्स हैं और उन कंपाउंड्स के नाम बता दिए गए हैं। ठीक है, उस कंपाउंड में अगर आप देखें तो तकरीबन 16 जो है वो उस कॉलम में कंपाउंड लिखे गए हैं। मैं उन कंपाउंड्स को यहाँ पे पहले टेबल बनाऊंगा, उस टेबल से अगर आप डिस्कस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए इतनी ही आसान हो जाएंगी जितना आप चाहते हैं कि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है, तो ये जो कॉलम आपके पास बना हुआ है उस कॉलम को अगर आप देखें तो एक्चुअली वो 4 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 4A, 5A, 6A और 7A। इन चारों ग्रुप्स के 4 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स लिखे हैं। मैं ज़रा लिखता हूँ यहाँ पे, फिर आप देखिएगा। अगर मैं ग्रुप 4A देखूँ तो ग्रुप 4A में ग्रुप 4A की अगर बात की जाए तो इसमें बेटे आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और एसएन है। इसी तरह ग्रुप 5 अगर आप देखें तो ग्रुप 5 में अच्छा जी, ग्रुप 5 में आते हैं। ग्रुप 5 में आपके पास आ जाएगा जी नाइट्रोजन, सॉरी, ग्रुप 5 में बेटे आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर आप ग्रुप 6A की बात करें, ग्रुप 6A में आपके पास आ जाएगा जी ऑक्सीजन, टिलोनियम। और अगर आप ग्रुप 7A की बात करें तो ग्रुप 7A में आपके पास आ जाएगा जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे जी आपके पास। आपने करना क्या है, आपने इन चारों के हाइड्राइड्स बनाने हैं। देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि बुक में अगर आप देखेंगे तो शायद आपको चीज़ें उस तरह क्लियर नहीं हो पाए अगर आप इस टेबल को एक बार गौर से समझ लें। मैंने ग्रुप 4A के 4 एलिमेंट लिख दिए, मैंने ग्रुप 5A के 4 एलिमेंट लिख दिए, 6A के 4 एलिमेंट लिख दिए और 7A के। हर वो एटम जो जिस ग्रुप में होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, जो एटम जिस ग्रुप में होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब इस ग्रुप में मौजूद जितने भी एटम हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं क्योंकि वो चौथे ग्रुप में। इस ग्रुप में जितने भी एटम मौजूद हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन 5th ग्रुप। इस ग्रुप में जितने भी एटम मौजूद हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस ग्रुप में जितने भी एटम मौजूद हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 हैं, 4 रिक्वायर्ड हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आप उतने हाइड्रोजन लिख दें साथ, क्योंकि हर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स है ये। इसी तरह SiH4, इसी तरह GeH4 और SnH4, ये 4th ग्रुप के कोवेलेंट हाइड्राइड्स बन गए जी। 5th ग्रुप की तरफ अगर आप आ जाएं तो 5th ग्रुप पे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं? 3। तो आप हर एटम के साथ 3 हाइड्रोजन लिखते जाएं। इसका मतलब ये कोवेलेंट हाइड्राइड बन गए किसके? ग्रुप 5A के। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो H2O, H2S और H2SE और H2Ta, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, 2 रिक्वायर्ड थे, 2 आपने हाइड्रोजन सबके साथ लिख दिए। और इसी तरह इसके लिए भी आ जाएं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो एक हाइड्रोजन आप सबके साथ लिख देंगे। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं शायद आपको समझ आ गई होगी कि आपने ये टेबल किस तरह कंप्लीट करना है।
मैं इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ लाइंस के साथ कि ये सेपरेट ग्रुप्स हैं जी, इस तरह। ठीक है जी। मैं सिर्फ अभी जो पेज 85 पे राइट साइड पे कॉलम है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अगर आप उस कॉलम को देखें तो पहले 4 कंपाउंड ये लिखे हुए हैं, नेक्स्ट जो 4 कंपाउंड है वो ये हैं, नेक्स्ट 4 कंपाउंड ये वाले लिखे हैं और नेक्स्ट 4 ये वाले लिखे हुए हैं। अब इन कंपाउंड्स के साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लिख दिए गए हैं। जो मीथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट मेरा ख्याल है कि -164, राउंड ऑफ कर लीजिएगा बेटे आप, डिग्री सेंटीग्रेड में आइए, -112 होगा, -88 होगा और -52 होगा। और इसी तरह अगर आप इस तरफ आ जाएं तो NH3 है, NH3 के लिए -17 आ जाएगा सबसे पहले, -33, -88, -33, -88, -52 और लास्ट में मेरा ख्याल है कि आपके पास जो लास्ट वन कंपाउंड है इज -17, ये -52 है जी। इसी तरह इस तरफ आ जाएंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है 100 होगा। इसी तरह 100 के बाद अगर आप H2S का देखें तो दैट इज -61, -42, -2, -61, -42 और -2। HF 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड। HCl का देख लें उसके बाद -85, -67 और -36, -85, -67, -36। जी, जो मुश्किल काम था यहाँ तक वो कंप्लीट हो गया कि ये किस तरह बनेगा टेबल। जब टेबल बन गया तो बाकी चीज़ें हमारे लिए अब काम तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया जी। लें जी, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप बुक से देखेंगे तो आपको पेज 85 के राइट पेज पे राइट साइड पे एक लंबा सा कॉलम नजर आएगा, जिस कॉलम में पहले 4 कंपाउंड ये लिखे हुए हैं, दूसरे 4 कंपाउंड ये लिखे हैं, तीसरे ये वाले हैं और फोर्थ जो है वो 4 कंपाउंड का जो ग्रुप है वो ये वाला है। अगर आप उस कॉलम को याद करने जाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इस तरह याद रखेंगे पहले 4 कंपाउंड फोर्थ ग्रुप से है तो मेरा ख्याल है कि उनके हाइड्राइड्स बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कॉलम था, हम कर क्या रहे हैं, इन कंपाउंड्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में भी हम किसे डिस्कस कर रहे हैं जी, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब अपनी डिस्कशन की तरफ आते हैं। ग्रुप 4A के लिए बेटे अगर हम देखें तो ग्रुप 4A में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ऊपर जो है वो लो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लो है, क्योंकि माइनस के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होगी एक्चुअली वो उतनी छोटी है। और जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या करते जा रहे हैं, हाई होते जा रहे हैं। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह है कि अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं जी, इंक्रीज होते हैं। तो मैं अपने डिस्कशन को अब नेक्स्ट बोर्ड पे मैं इसी तरह लिखता जाऊंगा, जरा आप लोग भी देखते जाइएगा साथ साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी इन ग्रुप 4A, ग्रुप 4A के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जी क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं जी कब, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन ग्रुप। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं जी, इंक्रीज हो रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट बेटे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये है कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लिख देता हूँ इसका, कि बॉइलिंग पॉइंट का या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज मूविंग टॉप टू बॉटम, कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। ठीक हो गया जी, मान लिया यहाँ तक बात को। फोर्थ ग्रुप में वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है तो इसलिए बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो किया गया, सबसे कम था बॉइलिंग पॉइंट।
एक स्टेप नीचे आए, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया, एक और स्टेप नीचे आए, बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज कर गया, एक और स्टेप नीचे आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट और भी इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ट्रेंड ये है कि बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। फोर्थ ग्रुप ने तो ट्रेंड को फॉलो किया क्योंकि इसमें किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, चलें जी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो भी हम लिख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है जी, SnH4 का, फिर GeH4 का, SiH4 का और CH4 का। नहीं जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि SnH4 सबसे ज़्यादा है जी बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद GeH4 के बाद आ जाएगा जी SiH4 और SiH4 के बाद आ जाएगा जी CH4। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर दूं, मैं बुक से ज़रा टोटली डिफरेंट वे में लेके चल रहा हूं टॉपिक को। मकसद ये है कि टॉपिक समझ आ जाए, बाद में जब आप बुक को ही फॉलो करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेटा आसान होती जाएंगी। ये ग्रुप 4A में ट्रेंड था बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम बात करेंगे ग्रुप 5A की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ जी कि ग्रुप 5A, सॉरी ग्रुप 5A है जी। अब ग्रुप 5A की अगर हम बात करें तो ट्रेंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए कब, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे लो होना चाहिए, फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, फिर बढ़ना चाहिए, फिर बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हमने इस ग्रुप को देखा, याद रखिएगा, ये पहचान रखनी है आपने कि जो वैल्यू माइनस के साथ जितनी बड़ी होगी एक्चुअली वो उतनी छोटी होगी। होना क्या चाहिए था, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए था, उसके बाद फिर बढ़ना चाहिए था, फिर बढ़ना चाहिए था, फिर बढ़ना चाहिए था। एक्चुअली यानी कि अगर मैं ट्रेंड लिख दूं तो सबसे जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, या चलें ठीक है इस तरह देख लेते हैं हम, लो बॉइलिंग पॉइंट इसका और हाई इसका होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट तो इसका है, लोएस्ट तो इसका आ रहा है, उसके बाद फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी और फिर इसकी बारी आ गई। ऐसा क्यों है, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, जो कि आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होने की वजह से NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। होना ये चाहिए था कि सबसे कम इसका होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। NH3 ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर जो हैं वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो NH3 से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा है। साइज़ ज़्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो LDF स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। खैर, मैं ग्रुप 5A के लिए लिख रहा हूँ कि ट्रेंड कहता है जी कि टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ग्रुप 5A के लिए अगर मैं सीरीज़ लिख दूँ बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरह है कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो SbH3 का। तो बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ साथ ज़रा देखते जाइएगा, बल्कि कोशिश करें मेरी हेल्प भी करें। SbH3 सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद NH3 आ जाएगा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा जी, ASH3, और लास्ट में आपके पास क्या आ गया जी, PH3। इसकी रीज़न क्या है, इसमें डिसऑर्डरनेस क्यों है? तो मैं यहाँ पे रीज़न की हेडिंग दे देता हूँ कि इसमें कुछ इस तरह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि साइज ऑफ Sb इज़ हाईएस्ट इन दिस ग्रुप। साइज ज़्यादा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से LDF स्ट्रॉन्ग हो गई, और LDF स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि Sb is greater in size, साइज ग्रेटर है तो हैव हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी, हैव हाई पोलराइजेबिलिटी एंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात,
NH3 ने जो ऑर्डर था उसे फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो वो इसलिए नहीं किया बिकॉज NH3 जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH3 हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए NH3 ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें ग्रुप 6A आ जाता है। ग्रुप 6A के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि ग्रुप 6A को अगर आप देखें तो इसमें होना तो ये था कि सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए था, फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें तो ये तीन तो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं लेकिन वाटर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस केस में किसका आ रहा है? ग्रुप 6A में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आ जाएगा जी H2TE और उसके बाद आ जाएगा जी आपके पास H2SE और लास्ट में आ जाएगा जी किसका? H2S। यहाँ पर भी वाटर ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। तो वाटर ने ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं किया? रीज़न आपने बता देनी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आप ग्रुप 7 लिख लें, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं आप परेशान नहीं हो बाद में। तो वाटर डू नॉट फॉलो ट्रेंड किसका जी? बॉइलिंग पॉइंट का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। ग्रुप 7A की तरफ आ जाते हैं जी। अब ग्रुप 7A में अगर आप देखें तो होना क्या चाहिए था? सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए था, फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन HF ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, बाकी तीनों ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर इसका आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर कुछ इस तरह होगा कि सबसे हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज ऑफ HF। HF के बाद कौन आ जाएगा जी? HI। HI के बाद कौन आ जाएगा जी? HBr। और HBr के बाद बारी आ जाएगी जी किसकी? HCl की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो HF ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। HF ने ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि HF में B हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो HF हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए HF ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। तो अभी आज के लेक्चर में एक्चुअली मैंने बुक से अभी आपको कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पेज 85 पे साइड पे जो कॉलम लिखा हुआ था मैंने उस कॉलम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पहले आप उस कॉलम को सीख लें, फिर उसके बाद हम बुक पे आएंगे तो फिर हमें इंशाल्लाह आसानी से चीज़ें समझ आते जाएंगी। तो उस कॉलम में आपके पास कुछ कंपाउंड थे जो कि एक स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए थे ये सारे। मैंने कहा जी कि अगर आप उनके फर्स्ट 4 को देखें तो वो 4th ग्रुप के हाइड्राइड होंगे, सेकंड 4 देखें तो वो 5th ग्रुप के हाइड्राइड है, फिर 6th ग्रुप के और लास्ट 4 जो हैं वो 7th ग्रुप के। अगर आप उनका इस तरह एक टेबल बना लें और उनके बॉइलिंग पॉइंट लिखें और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखें तो 4th ग्रुप कहता है जी बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए। वो ट्रेंड मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो हमने ग्रुप 4A का ट्रेंड देखा तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, इसका मतलब ट्रेंड फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम ग्रुप 5 में आए, ग्रुप 5 में NH3 ने ट्रेंड फॉलो नहीं किया, ग्रुप 6 में H2O ने ट्रेंड फॉलो नहीं किया और ग्रुप 7 में HF ने ट्रेंड फॉलो नहीं किया। इन्होंने ट्रेंड फॉलो क्यों नहीं किए? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। वो एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करती हैं? इनके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती हैं। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा सेम 85 पेज पे, वो ग्राफ मैं यहाँ पे ही बना देता हूँ। ग्राफ कुछ इस तरह है कि बॉइलिंग पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ग्रुप्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है, फिर इसका, फिर इसका और इसका। और आपको जो ग्राफ दिखाया होगा उन्होंने कहा है जी CH4 यहाँ पे, और आगे जाएंगे तो CH4 के बाद बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ गया, SiH4, और आगे जाएंगे तो GeH4 जी, GeH4 के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट और भी बढ़ गया।
तो GeH4 और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट वन इज SnH4। ये ग्राफ आपको इस तरह करके दिखाया गया जी। ग्राफ इजी है, अगर आप टेबल समझ जाते हैं तो ग्राफ समझना आपके लिए आसान है। इसी तरह नेक्स्ट के लिए दिखाया गया कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट पहले ज़्यादा है, ठीक है, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट फिर कम होता है एकदम से। कम होने के बाद यहाँ पे तो आप देखें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन NH3 ने पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, और उसके बाद फिर PH3 और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी इसी तरह, और बॉइलिंग पॉइंट इस तरह बढ़ते जाएंगे। ये ग्राफ भी आपको दिखाया गया, ठीक है। ग्राफ आप देख लीजिएगा, अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये टेबल अगर समझ आ जाती है तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट टॉपिक समझना हमारे लिए आसान होगा। तो आज के लेक्चर में मैंने एक्चुअली बुक से कोई ख़ास मटेरियल हमने नहीं डिस्कस किया। हमने कोशिश की कि कोवलेंट हाइड्राइड्स की जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों हैं, किस तरह हैं, पहले उस रीज़न को देख लें कि अगर आप देखें तो वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के चांसेस हैं वो अपनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड से डेविएट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट बोर्ड पे मेरा ख्याल है कि ये टेबल लिखा रहने दिया जाएगा, मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट होगी, और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इसे। आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है, और यूनिक नोट्स ज़रूर देखें साथ साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।